नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम महाजनपद काल के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। तो देखिए, जिस विद्यार्थी ने महाजनपद काल नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो डाल रखा है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ये वीडियो कल बनाया था मित्रों, परंतु कई विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर प्रश्न जो अक्सर जो शब्द थे वो दिखाई नहीं दिए, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया। तो आज देखिए बिल्कुल क्लियर आपको साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ, महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वो वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा महाजनपद राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ईसा पूर्व कौन सा जो महाजनपद था और राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। तो देखिए, अंग था या फिर कौशल या मगध या सूरसेन। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था वो था मगध जनपद। ध्यान रखिएगा, ये 16 जो जनपद हैं उनकी एक तो राजधानी अच्छी से याद कीजिएगा। राजधानी पिछली बार भी 2 पूछी गई थी, अब की बार 2 या 3 प्रश्न पक्के आने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मगध जनपद था। आगे देखिए, 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अपने दिमाग में अपन इतना ही पढ़ते हैं कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है, अगुंतर निकाय दिखते ही अपन इस पे टिक कर देते हैं। परंतु इसमें ये नहीं पूछा है प्रश्न में कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा हो और जैन ग्रंथ कौन सा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है। पहला है भक्ति सूत्र या भगवती सूत्र, दूसरा है अगुंतर निकाय, तीसरा ऑप्शन है ए और ब दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो अपन को जैन जो ग्रंथ है भगवती सूत्र उसमें भी मिलती है और बौद्ध जो ग्रंथ है अगुंतर निकाय उसमें भी मिलती है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन होगा, वो सही होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें प्रश्न को और फिर आराम से इसका जवाब दें। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, पूर्वी अफगानिस्तान पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर की घाटी और तक्षशिला का भूभाग किस महाजनपद में शामिल था। अपन को महाजनपदों के एरिया के बारे में भी, इलाके के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। तो देखो, पूर्वी पाकिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी और तक्षशिला का भूभाग शामिल था, वो जनपद कौन सा था। तो देखिए, कंबोज था, गांधार था, चेदी था या फिर मल्ल था। कौन सा था। तो गांधार जो जनपद था उसका क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी और तक्षशिला का भूभाग शामिल था, तो वो गांधार जनपद है। मत्स्य प्रारंभ में किस राज्य का अंग था। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मत्स्य जो जनपद था वो प्रारंभ में किस राज्य का अंग था। सूरसेन का था या फिर मगध का था या पांचाल का था फिर या फिर चेदी का था। तो मत्स्य प्रारंभ में चेदी गणराज्य है, चेदी महाजनपद है, उसका अंग था। और यही प्रश्न अगर यूं पूछ लिया जाए कि मत्स्य कालांतर में किस राज्य का या किस जनपद का अंग बन गया, तो कालांतर की अगर बात पूछ ली जाएगी तो पांचाल का बना था अंत, सॉरी वो मगध का बना था अंत कालांतर में। प्रारंभ में था चेदी का और कालांतर में मगध का अंग बन गया था। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा प्रत्येक प्रश्न को। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में किस प्रकार का राज्य था। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में किस प्रकार का राज्य था। तो देखिए, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, अव्यय दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 16 जो महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक भी था और गणतंत्रात्मक भी था। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। 4 जो राज्य थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध में राजतंत्रात्मक राज्य था। और कपिल वस्तु है, शाक्य है, सुमेर सगिर है, अल्पक है, बाली है, केशपूत है और रामग्राम, इनमें गणतंत्रात्मक शासन था। अस्मक राज्य की राजधानी कहाँ थी। अस्मक राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मथुरा, श्रावस्ती, राजापुर या फिर पोतन थी। तो अस्मक राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी, पोतन थी। कहाँ पर थी, पोतन थी। अब कहाँ की राजधानी थी, कंबोज की राजधानी कहाँ थी, राजपुर थी। श्रावस्ती राजधानी कहाँ की थी, कौशल की थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। इस प्रकार से राजधानियाँ भी याद रखिएगा। महाजनपदों में वर्तमान में
लोकसभा के समान कौन सी संस्था होती थी, यानी महाजनपद होते थे, उसमें वर्तमान में लोकसभा चलती, उसके समान कौन सी संस्था थी? समिति होती थी, सभा होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी या फिर परिषद होती थी? तो महाजनपदों में वर्तमान में जो लोकसभा के समान संस्था थी वो थी परिषद। कभी भी मंत्रिपरिषद मत कर देना, क्या थी? परिषद थी। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस ग्रंथ से अपने को पता चलता है? अर्थशास्त्र से पता चलता है, या फिर अहनानूर से पता चलता है, या फिर मरनानूर से पता चलता है, या फिर बैऊर से, दोनों से पता चलता है? तो इस प्रश्न का जवाब है वो अधिकांश विद्यार्थी बिना पढ़े ही सट दे अर्थशास्त्र करेंगे खटाक से, जबकि ये साफ साफ गलत है। हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था ये जानकारी अहनानूर और मरनानूर दोनों ग्रंथों से पता चलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा द, यानी बै और से, दोनों ग्रंथों से अपन को जानकारी का पता चलता है। अधिकांश विद्यार्थी अर्थशास्त्र कर देंगे, उससे ज़्यादा अहनानूर शब्द थे ये कर देंगे, थोड़ा सा आगे खिसकते हैं मरनानूर शब्द का ये कर देंगे, यानी यहाँ तक तो बहुत ही कम विद्यार्थी पहुँचेंगे, और यहाँ तक जो विद्यार्थी पहुँचेंगे वही अपना नंबर है वो सुनिश्चित कर पाएंगे रीट परीक्षा में। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ही ध्यान से करना है, प्रश्न बड़े डीप तरीके से बनाए गए हैं। अगला देखिए, बिंदुसार के दरबार में फिलाडेल्फस जो टोलमी द्वितीय था, फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय जिसको कहा जाता है, उसने किस राजदूत को बिंदुसार के राज्य में भेजा था? प्लिनी को भेजा था, या डाइमेक्स को भेजा था, या फिर डियानिसियस को भेजा था, या एंटीओक्स को भेजा था? तो फिलाडेल्फ ने डियानिसियस है उसको बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बना करके भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य वर्धावस्था में किस धर्म से दीक्षित हुए थे? ये तो सभी को पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य हैं वर्धावस्था में जैन धर्म से दीक्षित हो गए थे, ठीक है ना? किस धर्म से? जैन धर्म से। भद्रबाहु नाम करके एक जैन धर्म के साधु थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में संथारा पद्धति के द्वारा इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। अगला देखिए, निम्न महाजनपदों में से किस महाजनपद में राजतंत्र नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौशल में, अवंती में, मगध में या सूरसेन में? किस जनपद में मतलब राजतंत्र नहीं था? तो आपको मैंने पहले बताया था कि राजतंत्र 4 में था, कौशल में था, अवंती में था, मगध में था और एक वत्स में था, ठीक है? कौशल, अवंती, मगध और वत्स में राजतंत्र था, जबकि सूरसेन जो महाजनपद है उसमें गणतंत्र था। आगे बात समझ में? इस प्रकार से बहुत ध्यान से समझ के करना है। इसका जवाब दीजिएगा, जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल थे? तो देखिए, नागौर, बीकानेर, अधिकांश विद्यार्थी यहीं पर टिक कर देंगे। आगे थोड़ी से बढ़ेंगे तो जोधपुर नागौर हो सकता है, जोधपुर बाड़मेर हो सकता है, जोधपुर बीकानेर होगा। तो जांगल प्रदेश में मित्रों अच्छी तरीके से ध्यान रखना, जांगल प्रदेश में वर्तमान में जो जिले हैं वो बीकानेर और जोधपुर शामिल थे, बीकानेर और जोधपुर शामिल थे। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, मत्स्य जनपद किन किन नदियों के बीच में फैला हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अपन को तो मत्स्य जनपद की राजधानी याद है विराटनगर, और बाकी नदियों में फैला हुआ था ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। बनास और चंबल, बाणगंगा और चंबल, बनास और बाणगंगा, चंबल और सरस्वती। तो मत्स्य जनपद है वो चंबल और सरस्वती नदियों के मध्य का भूभाग क्षेत्र मत्स्य जनपद कहलाता था। विराटनगर इसकी बोराठे राजधानी थी। अगला देखिए, महाभारत के अनुसार किस राजा ने मत्स्य और चेदी दोनों महाजनपदों पर शासन किया था? मत्स्य और चेदी दोनों महाजनपद थे, उन पर शासन किया। सहाज ने किया था, श्री कृष्ण ने या वासुदेव ने, या इनमें से किसी ने नहीं किया? तो महाभारत के अनुसार एक सहाज नामक राजा हुआ था, उसने मत्स्य और चेदी दोनों गणराज्यों पर अपना शासन किया था, दोनों राज्यों पर। अगला देखिए, महाभारत के अनुसार सूरसेन महाजनपद पर किस वंश का शासन था? सूरसेन पर हर्यक वंश का था, सतवाहन का, मौर्य का, या फिर यदुवंश का? तो आशा करता हूँ सूरसेन पर सभी को पता होगा, यदुवंश का शासन था, श्री कृष्ण इसी शाखा से थे। आगे देखो, बहुत प्रश्न है। राजा सुशीन ने 10 राजाओं को युद्ध में पराजित किया, उनका संबंध किस महाजनपद से था? राजा सुशीन ने 10 राजाओं को युद्ध में पराजित किया, उनका संबंध किस महाजनपद से था? शिवी से, सूरसेन से, पांचाल से, या मत्स्य से? तो
जो राजा सुशीन थे उसने अन्य जातियों के साथ में मिलकर 10 राजाओं को पराजित किया था। उसका संबंध सीवी जनपद से था। किससे था? सीवी जनपद से। अगला प्रश्न बहुत शानदार है। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है? सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है? वर्तमान में जो वो जगह है वो किस नाम से जानी जाती है, ये पूछा है। सियालकोट, सिंध, पंजाब या फिर शोरकोट। तो सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर जो पाकिस्तान में वर्तमान में उसको शोरकोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शोरकोट के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रश्न बड़े शानदार प्रश्न है मित्रों। आगे देखो, राजस्थान में स्थित सीवी जनपद की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़, मेदपाट, नगर या नगरी? तो आशा करता हूँ इस बात का सभी को पता होगा कि राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी नगरी थी। कहाँ पर थी? नगरी। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था? तो वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध आपको आशा करता हूँ पता होगा। मत्स्य, सीवी, सूरसेन या फिर कुरुक्षेत्र? तो सूरसेन से था। सूरसेन जनपद में कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? सूरसेन जनपद में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर? तो देखिए अलवर का पूर्वी भाग ही शामिल था, पूरा अलवर शामिल नहीं था। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली ये तीनों जिले पूरे पूरे भाग हैं, इनके भूभाग क्षेत्र हैं वो शामिल थे। अलवर का सिर्फ पूर्वी क्षेत्र शामिल था, पूरा शामिल नहीं था, इसलिए अलवर होगा। मगध जनपद का आविर्भाव किस वंश के समय में हुआ था? तो अपन मगध पढ़ते ही अपने दिमाग में खटाक से प्रश्न ये आता है कि नंदवंश क्या हुआ था। देखो यादव वंश, सुगवंश, नंदवंश या हर्यक वंश? तो मगध जनपद का आविर्भाव है वो हर्यक वंश के काल में आविर्भाव हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश के। आगे देखो, चंद्रगुप्त ने 500 हाथियों के बदले सेलुकस से कौन कौन से क्षेत्र वापस प्राप्त किए थे? 500 हाथी दिए थे और सेलुकस से कौन सा क्षेत्र लिया था? तो देखिए काबुल, हेरात, गंगा यमुना का क्षेत्र, गांधार, बलूचिस्तान, पेशावर, बिहार, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध का क्षेत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये तो पढ़ा हुआ दिमाग में चलेगा कि 500 हाथियों के बदले सेलुकस से क्षेत्र तो लिया था, ये लिया होगा, ये लिया होगा, कौन सा लिया होगा? तो देखिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस से लिया था और 500 हाथी बदले में दिए थे। और सेलुकस की पुत्री हेलेना से शादी की थी जिसका इनाम कार्नोलिया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था ये विश्व का, याद रखना इस बात का भी। चंद्रगुप्त मौर्य का विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया हुआ था। मगध के राज सिंहासन पर गणानंद कब बैठा था? मगध के राज सिंहासन पर गणानंद कब सिंहासनारूढ़ हुआ? 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 328 या 325? तो 326 ईसा पूर्व गणानंद है वो मगध के राज सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना था तो उसकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष, 27 वर्ष, 25 या फिर 30? तो देखिए 25 वर्ष की उम्र में चाणक्य नीति के माध्यम से उनके गुरु चाणक्य थे, वही सेनापति थे। उस आधार पर 25 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया था चाणक्य ने। अगला प्रश्न बहुत शानदार। गणतंत्र राज्यों की राजसत्ता कुलीन राज परिवारों के हाथों में होती थी। इस परिवार के संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, उसे क्या कहा जाता था? गणतंत्र जो राज्य थे वहाँ की राजसत्ता कुलीन परिवार मतलब राजा परिवार होता था, उनके हाथों में रहती थी। तो उस परिवार के लिए एक संस्थागार सदस्य निर्धारित विषयों में अपने विचार व्यक्त करते थे, तो उस संस्था का नाम पूछा। विनय विरोध, संस्थागार, अनुविरोध या फिर सभी? तो वो संस्था थी उसका नाम था संथागार। उस संस्था का क्या नाम होता था? संथागार होता था। इस प्रकार से मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य और 16 जो महाजनपद हैं उससे संबंधित अपने प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने महाजनपद नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इन वहाँ से उस वीडियो को देखिएगा, फिर इन प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा, आपको हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और आप अपने नोटबुक में भी इनको साथ साथ नोट करते जाइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए अच्छे लगे तो आपको ये प्रश्न। धन्यवाद।